हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, अभी हमारा जो मौर्योत्तर काल था वो समाप्त हो चुका है और मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग अब डायरेक्ट पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। आपको नज़र आ रहा होगा दक्षिण भारत के इतिहास में, और इसमें हम लोग जानेंगे मुख्यतः संगम काल के बारे में। तो संगम काल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साहित्य वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। गाइज, अगर हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को देखें और ये हमारा जो है संगम युग, इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। मौर्योत्तर काल में जो हम लोग उत्तर का जो इतिहास पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो उत्तर का इस क्षेत्र का जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, तो उत्तर भारत में धीरे से इधर जो भी थे, हिंद यूनानी थे, सुंग वंश थे, कन्नव वंश थे, सातवाहन वंश थे। धीरे धीरे सातवाहन वंश तो हमारा इधर भी पहुंच चुका था, आंध्र सातवाहन वंश जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग उससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा चेर वंश था, पांड्य वंश था, चोल वंश था। तो ये तीनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो संस्कृति थी, जो आर्य संस्कृति के नाम से जो जाना जा रहा था, जैसे आप सुंग वंश को भी ले लोगे तो उसमें ब्राह्मण संस्कृति थी, तो वो भी आर्य संस्कृति के ही अंतर्गत आता था। तो उस आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में जो फैलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऋषि अगस्त को। ऋषि अगस्त जो थे उनके ही द्वारा इधर आर्य संस्कृति का प्रसार प्रसार किया गया और उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं की अध्यक्षता में 3-4 सम्मेलन हुए, कवियों का सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन को संस्कृत में संगम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संगम। संगम मतलब आप सिंपल ये समझो, मिलना या तो सभा। सभा जो होता था, संगम बोलिए, महासभा बोलिए या फिर मिलना बोलिए, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, हमारा संगम। तो संगम में जो 3 वंश जो थे वो सबसे प्रमुख थे। उसमें से भी मैंने बताया कि चेर वंश था, पांड्य वंश था और चोल वंश था। चेर जो था हमारा वो केरल का क्षेत्र में ज़्यादा पड़ता था। केरल का क्षेत्र जो अभी है वो पूरा का पूरा केरल क्षेत्र हमारा चेर वंश में आता था। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था, और अभी मैं आगे चर्चा करूंगा एक एक करके। और उसके बाद आप देखोगे पांड्य वंश, तो तमिलनाडु का सबसे निचले स्तर पर ये हमारा पांड्य वंश था। और उसके बाद आप देखोगे चोल वंश के बारे में, तो तमिलनाडु का ये पूर्वी भाग में हमारा चोल वंश मौजूद था। अब गाइज हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया संगम का मतलब क्या होता है, मिलन होता है या सभा बोलिए। ये हमारा जो है वो दक्षिण भारत का इतिहास है। अभी मैंने बताया कि दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, युग है, काल है, तो लंबे समय तक चला होगा, और जब लंबे समय तक चला तो उसका कोई ना कोई तो समय होगा। तो जब काल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता चलेगा 100 से 300 ईस्वी सन, यानी कि 100 to 300 एडी तक का हमारा जो रहा काल वो संगम काल का रहा। इसमें मुख्यतः जो था बहुत ज़्यादा साहित्य वगैरह लिखे गए। अभी मैंने जैसा कि चर्चा किया कि आर्य संस्कृति का प्रसार प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो किनका जाता है? ऋषि अगस्त्य को। ऋषि अगस्त्य को। वहीं आप देखोगे स्रोत के बारे में, अब इतने सारे जो हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं, अब इतिहास तो बिना स्रोत का तो कभी फुलफिल होता ही नहीं है। तो जब हम लोग स्रोत के बारे में जब देखते हैं तो पता चलता है हमें तमिल जो साहित्य थे, अभी मैं साहित्य के बारे में लास्ट में चर्चा करूंगा, 3-4 जो साहित्य हैं उसके आधार पर इसको माना जाता है कि ये वंश वहां पर थे और इस तरह की उनकी शासन व्यवस्था थी। अब गैस सबसे पहला जो वंश बनता है वो हमारा बनता है चेर वंश, जिसका प्रतीक चिन्ह मैंने बता चुका है कि धनुष था। प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर वंश में बहुत ज्यादा राजा हुए। ये हमारा केरल का क्षेत्र था, आपको नजर आ रहा होगा। सबसे ज्यादा शासक इसी के प्रमाण में मिलते हैं, मतलब चेर वंश में बहुत ज्यादा शासक थे। उसके बाद देखोगे अब जब भाई चेर वंश है तो इसका तो कोई ना कोई तो संस्थापक होगा, बिना संस्थापक का कैसे बन सकता है कोई वंश। तो जो वंश को जो स्थापित कर रहे थे वो थे उदयन। कौन थे? उदयन जेरल। और उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए, यानी कि इनके जो पुत्र हुए वो हुए नेदुन जरेल आदन। तो आदन से आप लोग याद रखना, यही आदन के सेकंड पुत्र कौन हुए?
सेकंड पुत्र जो थे सेनुगुटवन, तो प्रमुख शासक यही बने। जैसे कि आप मौर्य वंश के बारे में जब आप पढ़ोगे तो मैंने क्या बताया था कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, परंतु उस शासन व्यवस्था को सबसे बेहतरीन तरीके से कौन चलाए? तो सम्राट अशोक चलाए। अब भाई सम्राट अशोक जब मौर्य वंश को चलाए तो उसी तरह से हमारा जो ये वंश है, चेर वंश है, इसको भी तो कोई ना कोई अच्छी तरीके से चलाया होगा। तो सबसे जो प्रमुख शासक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं सेनगुटवन। कौन माने जाते हैं? सेनगुटवन। आप लोग को याद रखना चाहिए। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ? तो 180 ईस्वी सन से। कितने से? 180 ईस्वी सन से। और इनको लाल चेर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल चेर। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब ये जब इतने सारे शासक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है राज्य तो राजधानी तो होंगी ही। तो राजधानी क्या थे? पहले जो राजधानी जो बना उदयन और आदन के समय में, जो पहली जो राजधानी बनी वो बना हमारा मरंदे, और दूसरी राजधानी बनी वो बनी वांजी। ये वांजी आप लोग याद रखना क्योंकि वांजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चेर वंश की राजधानी जब पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखना, वांदी को टिक करने का प्रयास करना। अब गाइस हम लोग आगे देखते हैं। इसके शासन काल में कुछ तो इंपॉर्टेंट काम हुए होंगे। तो इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि इनके द्वारा पत्नी पूजा शुरुआत की गई थी। कौन सी पूजा? पत्नी पूजा। पत्नी को आदर्श के रूप में ये मानते थे, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और उसका कारण था, मैं आगे साहित्य की जब चर्चा करूंगा तो उसमें कारण था, कुछ कुछ घटना घटी थी जिसके कारण से ये पत्नी पूजा करते थे। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, लास्ट तक देखना है आपको, है ना। तो ध्यान रखना है इनके शासन में, सेनगुटवन के शासन काल में एक चीज जो दिया गया था वो दिया गया था पत्नी पूजा, जिसको कन्नगी भी कहा जाता था। तमिल में कन्नगी भी कहा जाता था। अब इसमें क्या था? तो आदर्श पत्नी की पूजा का प्रारंभ हुआ था। पत्नी को पूजा करने का जो प्रारंभ हुआ वो तमिल संस्कृति में पहली बार इन्हीं सेनगुटवन के द्वारा शुरुआत की गई थी। अब गाइस चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था बाघ। क्या था भाई? बाघ। बाघ से आप लोग याद रखना हमारा राष्ट्र पशु भी है, तो बाघ था। वहीं पर आप देखोगे इसकी जो शासन व्यवस्था थी, अभी मैंने चर्चा किया कि तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र में, तो तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र में जो इनके साम्राज्य थी चोल वंश की, वो ज्यादा फैला फूला। इसके जो शासक हुए वो हुए कल्ली, बलावन, सेम्बिदास और सेनई। ये 4-5 जो शासक थे इनके द्वारा तो हुआ ही। अब इसमें भी जो सबसे प्रमुख शासक हुए वो हुए करिकाल। कौन हुए भाई? करिकाल। आप लोग याद रखना। इनका क्या हुआ? देखो यहाँ 180 ईस्वी सन में, और ये हुआ हमारा 190 ईस्वी सन में। यानी कि चोल वंश के जो सबसे प्रमुख जो शासक थे उन्होंने सत्ता कब हासिल की? 190 ईस्वी सन में। अब जब राज्य तो राजधानी तो होगी ही, तो राजधानी जो इनकी थी वो था पुहार, जिसको कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था। आप लोग साउथ इंडियन का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। पुहार को कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था। वहीं आप देखोगे इनके शासनकाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये हुई कि इन्होंने श्रीलंका जैसे प्रांत को भी जीत के अपने में मिला लिया था। आपको पता है कि जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो श्रीलंका से बहुत ज़्यादा सटे हुआ क्षेत्र है पूरा, तो इसलिए इन्होंने श्रीलंका को भी जीत हासिल की, जिसका नाम था उस वक्त वर्णी नाम से जाना जाता था श्रीलंका को। तो उस क्षेत्र को भी बहुत सारे भाग को इन्होंने जीता था। करिकाल जो थे इनका पैर जला हुआ था, इसलिए इनको जला हुआ पैर वाला शासक भी कहते थे। तो इसलिए आप लोग याद रखना, केवल ये जानने के लिए जरूरी है। तो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया अपने शासनकाल में वो क्या किया? श्रीलंका जैसे प्रांत को भी इन्होंने जीत के मिला लिया। इनका जब हम लोग धार्मिक भावना को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा ये शिव भक्त थे। अभी जो महाकाल वाले जो चल रहे हैं ना, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ये महाकाल वाले नज़र आ रहे हैं, तो उस तरह के ये शिव भक्त थे। और शिव भक्त होने के कारण इन्होंने 70 शिव मंदिर का निर्माण किए थे अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र में, अपने राजवंश में। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, 70 शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण किया था। अब यहाँ ध्यान देना गाइस, चोल वंश जो था ना, ये तीनों वंश में, चेर ले लो, पांडे ले लो या फिर चोल ले लो, ये तीनों वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण जो वंश रहा वो था हमारा यही चोल वंश। चोल वंश को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य विस्तार किए थे, शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से चलाई थी। अब जब 2 वंश के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया तो तीसरे वंश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा वंश बहुत ही शॉर्ट है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पांड्य वंश। पांड्य वंश में सबसे खास बात ये है कि यहाँ के जो ज़्यादातर
शासन व्यवस्था जो चला रहे थे वो चला रही थी महिलाएं। कौन चला रही थी भाई? महिलाएं, यानी कि महिलाओं का आधिपत्य ज़्यादा था यहाँ पर, सबसे ज़्यादा। अब जब महिलाएं चला रही थी तो ये बात तो कहीं हवा में तो नहीं कही गई होगी, तो इसको जो कहने वाले थे वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा ये माना जाता है कि इस पांड्य वंश को चलाने वाले जो सबसे ज़्यादा शासिकाएं चलाती थी, पांड्य वंश को सबसे ज़्यादा कौन चलाती थी? शासिकाएं। उसके बाद आप ध्यान देना, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। पहला मैंने क्या बताया? चेर के लिए धनुष, दूसरा मैंने चोल के लिए मैंने क्या बताया? बाघ, और पांड्य वंश के लिए मैंने क्या बताया? मछली। तो आप लोग याद रखना, पांड्य वंश हमारा तमिलनाडु का सबसे निचले स्तर पर है, ये हमारा पांड्य वंश बसा हुआ था। इसके जो सबसे प्रमुख शासक हुए वो हुए नेडियोन। कौन हुए? नेडियोन। इसके जो प्रमुख शासक हुए वो हुए नेडियोन, और इन्होंने जो दिया, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर चेर वंश के सेनगुटवन ने क्या दिए थे? पत्नी पूजा। उसी तरह से इनके द्वारा पांड्य वंश के जो शासक थे नेडियोन, इनके द्वारा समुद्र पूजा को प्रारंभ किया गया, यानी कि समुद्र को ये पूजते थे। तो आप सिंपली याद रखो, एक ट्रिक और यहाँ पर मिल गया, जो समुद्र पूजक है, समुद्र में मछली है तो मछली इनके प्रतीक चिन्ह हो जाते थे और ये समुद्र पूजक थे। उसके बाद है प्रतीक चिन्ह से एक और जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो चोल वंश से आता है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो भाई तो बाघ। तो ये आप लोग याद रखना। अब गैस यहाँ एक था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा था, तमिलों के जो देवता थे उनको क्या कहा जाता था? तो मुरुगन। मुरुगन जो नामक जो देवता थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे तमिलों के लिए, और इन्हीं का नाम बाद में सुब्रमण्यम कर दिया गया, सुब्रमण्यम कर दिया गया। अब गाइस हम लोग चर्चा करेंगे इसके साहित्य के बारे में और सम्मेलन के बारे में। ये दो टॉपिक है, बस थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 लाइन में लिखना है, उसके बाद चर्चा हो जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अब फ्रेंड, अगर हम लोग संगम विवरण को देखेंगे कि संगम काल में कितने सारे उनके सम्मेलन हुए, सभा हुई, कितने बार वो मिले, तो हमें पता चलेगा कि उनके द्वारा 3 बार मिला गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब तीनों बार जब मिला गया तो तीनों बार में अलग अलग तरीके से हम लोग उसको देखते हैं कि कौन उसके अध्यक्ष थे, कितने उनके सदस्य थे। तो प्रथम जो हुआ वो हुआ मदुरै में, मदुरा बोला जाता था उस वक्त, अभी मदुरै बोला जाता है। तो मदुरै जो था स्थान, वहाँ पर पहला हुआ, और इसके जो अध्यक्ष हुए, सभा रखा गया है तो जाहिर सी बात है ये अध्यक्ष तो होंगे। तो अध्यक्ष जो थे वो थे ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य। इसके जो सदस्य थे, यानी कि प्रथम बार में जो पार्टिसिपेट जो हुए थे सभा में, उसकी संख्या थी 549 उनकी संख्या थी। और वहीं आप देखोगे इनके जो संरक्षक जो शासक हुए वो हुए 89, यानी कि 89 संरक्षण शासकों के द्वारा इस प्रथम सम्मेलन को सफल किया गया। वहीं आप देखोगे द्वितीय सम्मेलन जो हुआ, द्वितीय संगम जो हुआ वो हुआ कपाटपुरम में, कपाटपुरम जिसको हम लोग अलवई के नाम से भी जानते हैं। इसके भी जो अध्यक्ष हुए वो हुए ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य। लास्ट वाला में चेंज है अध्यक्ष, लेकिन 2 जो संगम हुआ उसके अध्यक्ष हुए ऋषि अगस्त्य। अब यहाँ गाइस ध्यान देना, इसके जो सदस्य थे वो मात्र थे 49। कितने सदस्य थे? 49। और वहीं आप देखोगे इनके संरक्षक शासक जो थे वो थे 59। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय वाला में तीसरा जो हुआ, तीसरा संगम जो हुआ वो हुआ हमारा उत्तरी मदुरै में। कहाँ पर हुई? उत्तरी मदुरै में। तो मदुरै एक यहाँ भी है, एक हमारा यहाँ भी है, तो 2 मदुरै हो गया और 2 अध्यक्ष हो गए। लेकिन अध्यक्ष जो था वो पहला और दूसरा में सेम थे, लेकिन स्थान जो रहा वो पहला और तीसरा में सेम था, केवल बीच वाला में चेंज था। अब गाइस यहाँ देखना, तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे नकीरर। कौन थे? नकीरर। और इसके भी सदस्य थे 49, और इसमें शासक थे, संरक्षण शासक थे 49, यानी कि 49। संगम साहित्य जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखना। संगम साहित्य जो था उसमें कौन कौन से लिखे गए? तो मुख्य जो बहुत सारे साहित्य लिखे गए, परंतु जो मुख्य है वो 3-4 है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर कृतियाँ लिखी हुई, जैसे आप इसको किताब कह सकते हो, बुक कह सकते हो, ग्रंथ कह सकते हो, कृतियाँ और उसके लेखक। तो जो कृतियाँ में जो प्रथम स्थान पर है वो है तोल्काप्पियम। कौन सा है? तोल्काप्पियम। और इसके जो लेखक हैं वो है तोल्काप्पियर,
पीएम और पियर में याद रखना वो अपने नाम से लिखे हुए थे। ये दरअसल काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र मतलब कविता के रूप में, जैसे दोहे के रूप में नहीं आता था, उस टाइप का जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए उसी टाइप का ये काव्य शास्त्र में लिखा गया, परंतु ये तमिल व्याकरण में। कैसा है? तमिल व्याकरण है, और ये तमिल व्याकरण में लिखा गया तोल्काप्पियम को, और लिखने वाले जो थे तोल्काप्पियर थे। अब गाइस यहाँ देखना, सेकेंड वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिलापदिकारम। ये जो था ना, इसको लिखने वाले इलांगो आदिगल थे। कौन थे? इलांगो आदिगल। अब इसमें क्या बात थी? सबसे खास बात ये था कि इसमें जो है ना त्रिकोणीय प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है, यानी कि ट्रायंगल लव स्टोरी के बारे में लिखा गया। किनके किनके बीच में? तो यहाँ पर देखना, पहला जो थे वो थे केवलन, ये मेल थे, ये मान लो हीरो हो गए। अब ये जो थे इनका जो काम था, इनका व्यापारी काम था। क्या काम था? व्यापारी। अब इनकी जो वाइफ बनी, इनकी जो पत्नी बनी, वो बनी कनगी। कौन बनी? कनगी, जो इनकी पत्नी थी। और उसके बाद जो तीसरा जो कैरेक्टर आता है वो आता है माघवी का। माघवी का आता है जो नर्तकी थी। नर्तकी मतलब डांसर, जो डांस करती थी। अब ये तीनों के बीच में लव स्टोरी का पूरा डिटेल्स इसमें आपको मिलेगा शिलापदिकारम में। तो ये जो था इसमें लव स्टोरी ही लिखा गया, और ये लिखने वाले इलांगो आदिगल थे, और इनके बारे में लिखा गया। आपको याद होगा कि मैंने पत्नी पूजा के बारे में बताया था, आपको याद होगा कि मैंने पत्नी पूजा के बारे में जिक्र किया था। तो यहीं से इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में जो तीसरे कैरेक्टर जो आती है माधवी नर्तकी, इन्हीं के सापेक्ष में पत्नी पूजा को प्रारंभ किया गया था, जो चेर वंश में हुआ था। जो चेर वंश में हुआ था, आप लोग इसको याद रखना। तीसरा जो हमारा वो है कुरुल, और कुरुल के जो लेखक थे वो थे तिरुवल्लुवर। कौन थे भाई? तिरुवल्लुवर, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा तिरुवल्लुवर। चौथे जो है साहित्य में है वो है मणिमेखले। ये तमिल काव्य, अभी मैंने बताया ये सभी के सभी काव्य में ही लिखे गए हैं, और ये तमिल भाषा में लिखे गए। आपको पता होगा कि मैं साउथ इंडिया का ही बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर तमिलनाडु जैसे क्षेत्र है, तमिलनाडु जैसा राज्य अभी भी है हमारा, तो यहाँ पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, और तमिल भाषा में ही ये सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये तमिल काव्य थे। इसके जो लेखक थे वो थे शीतले सतनार, इनके द्वारा ये साहित्य लिखा गया। तो गाइज ये हमारा था संगम साहित्य के बारे में, और आपको पता होगा कि आज का टॉपिक हमारा संगम काल यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज लास्ट में जो बात मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि यदि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो मैं आप पर ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल में सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, परंतु उसकी अपेक्षा आप देखोगे व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो पता नहीं क्या कारण है। अगर आपको किसी तरह से नहीं समझ में आ रही, बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या प्रॉब्लम है आप उसको बताओ, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। परंतु गाइज जहाँ तक कि मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, बशर्ते लोगों तक वीडियोस नहीं पहुँच रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप जो नए व्यूअर हैं उनसे मैं ज़्यादा तो उम्मीद नहीं रखता हूँ, परंतु जो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो हमारे चैनल का सदस्य बन चुके हैं, उनसे आग्रह है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करो और व्यूअर को बढ़ाओ। गाइज अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए, और व्यूअर नहीं आने के कारण हमारा यूट्यूब जो है वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा है, और जहाँ तक कि वो हमारा नेगेटिव बन रहा है, जिसके कारण से हमारा चैनल का इंप्रेशन डाउन होते जा रहा है। और ये जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ही मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना होता है, आप कभी ट्राई करके देख लेना। तो डियर फ्रेंड्स, यदि मैं आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ तो मेरी भी कुछ उम्मीद है कि कम से कम 5 ही स्टूडेंट अगर आप पढ़ने वाले हो तो कम से कम पूरा वीडियो को ज़रूर देखो, और जो नहीं देख रहे हैं उनके पास भी शेयर करने का प्रयास करो। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे। तो गाइज इस आशा और उम्मीद के साथ में कि आप हमारा भी हेल्प करेंगे। एक चीज़ें आ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा और 6-7 क्लास चलेगा, उसके बाद पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट। तो उसके बाद हम लोग मिडिवल में कदम रखेंगे। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतने ही। हम लोग फिर से मिलते हैं नए एनर्जी के साथ में, पुराने चीज़ों को ही नए तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया शालिया। मेरे पढ़नो भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।